डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 10th क्लास का, जैसे कि मुझे ज्ञात है कि 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले या हो सकता है तो आज ही मैं आपको इस पूरा जो कंप्लीट मैथ है मैं आपको पूरा मैथ करा दूं, जिससे आपको एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल सके। और कुछ मदद क्या, मैं चाहूँगा कि आपका 70 में 70 मार्क्स आएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा रहेगा। तो नाउ कम टू द पॉइंट। तो हमारा पहला चैप्टर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट सम हैं वो, और इम्पॉर्टेंट फार्मूले, इम्पॉर्टेंट सम जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वो मैं सब आपको कराने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले वास्तविक नंबर। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, थोड़ा समय भी कम है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश। दुनिया में जितनी संख्या है सब वास्तविक है, दुनिया में जितनी संख्या है सब वास्तविक हैं, बस और बस रूट में माइनस ना हो। अगर रूट 2 है तो ये वास्तविक है, अगर 2 है तो वास्तविक है, 1/2 है तो वास्तविक है, 0 है, -2 है, -5 है, -√3 ये भी वास्तविक है। यानी दुनिया में जितनी संख्याएं सब वास्तविक है। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि बेटे मैं समझता हूं ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं सभी हैं, बस रूट में माइनस ना हो। लेकिन ये आपका हाई स्कूल से नहीं, ये फर्स्ट ईयर इंटर में इसको पढ़ाया जाता है। तो चलिए वास्तविक संख्याएं तो समझ में आ गई, सारी संख्याएं वास्तविक होती, माइनस हो, प्लस हो, रूट हो या बिना रूट हो, बस रूट के अंदर माइनस ना हो। अब देखिए वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक परमेय और एक अपरमेय। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। कई प्रकार की होती है बेटा? दो। एक होती है परमेय और एक होती है अपरमेय। अपरमेय रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए होता क्या है, रेशनल क्या है कि जिसको 1/2 यानी P/Q के फॉर्म में लिख दें, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख दें उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। अपरमेय क्या होता है, जैसे आपने देखा हो रूट में, माना रूट में 2 लिखा है तो ये कैसी संख्या है? अपरमेय। तो कह सकते हैं कि कोई कम जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे माना 2 है तो 2 को 1/2 कर ले, ये P/Q के फॉर्म में, तो कैसी संख्या? परमेय। लेकिन रूट 2 से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा कभी कभी मिस्टेक ये हो जाती है हमसे, जैसे रूट 4 का मतलब क्या? 2। तो 2 कैसा है? रूट में तो है लेकिन ये रूट बाहर आ गया, तो ये संख्या कैसी है? 2 कैसी है? परमेय। तो परमेय बात समझ में आई। वास्तविक संख्या वो सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं, जितनी भी संख्याएं इस जो हमारी ज्ञात है वो सारी संख्याएं वास्तविक है, बस रूट में माइनस ना हो, यानी कि वर्गमूल में माइनस ना हो तो संख्या वास्तविक नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप ये बात पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट में इसको एक्सप्लेन किया गया है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परमेय और अपरमेय। परमेय वो होती है जो P/Q के रूप में लिख जाए, लाइक 1/2 है, 2 है, 3/4 है, यानी कह सकते हैं कंप्लीट नंबर भी परमेय संख्या में ही आता है। अपरमेय वो होती है जो रूट में होती है, अधिकतर संख्याएं जो रूट में होती है वो संख्या कैसी होती है? अपरमेय। रूट का मतलब ये भी नहीं कि रूट 4 है, 4 का मतलब क्या होता है? 2, तो फिर कहां परमेय? ऐसा जिसका रूट ना बने। ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि मान लीजिए दूध है, दूध में मान लीजिए अगर आपने पानी मिला दें तो क्या बन जाएगा? दूध। इसी प्रकार से कोई 2 है और √3 है, ये परमेय और ये अपरमेय पूरी मिला के क्या होती है? अपरमेय। क्या होती है? अपरमेय। इरेशनल नंबर होता है। याद रही, कभी पूछ लेते हैं 2 + √3 क्या है, तो क्या कैसी संख्या है? अपरमेय है। बात समझ में आ रही? तो परमेय अपरमेय समझ में आ गया। परमेय क्या होता है, अपरमेय क्या होता है, आएगा इसमें से, याद रखिए। परसों पेपर है, आप देख लीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए कि 1 तारीख को हम आपसे बात करेंगे, तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हर कंडीशन में ये संख्या आएगी। तो मैंने कहा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये 2 प्रकार की होती है, परमेय और अपरमेय। वास्तविक संख्या तो सभी होती है, बस रूट में माइनस ना हो, ऐसा होता नहीं है। ये हाई स्कूल क्लास की बात नहीं है, 12th क्लास में होता है। परमेय अपरमेय जिसको P/Q के फॉर्म में लिख दें वो परमेय, जो ऐसी ना लिखी जा सके वो कैसी होती है? अपरमेय। जैसे माना रूट 4 है तो अपरमेय नहीं है, रूट 2 है तो ये अपरमेय है। और याद रखिए कि रियल और में से मान लीजिए कोई संख्या 2 है
और √3 है, एक वास्तविक, एक पर में और एक अपर में, दोनों मिला के कैसे हो जाएगा अपर में, वो पर में नहीं रहेगी। ठीक है, तो अधिकतर आपसे पूछा जाता है पर में संख्या अपर में संख्या। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जब जनरल शुरू हो गया है, एक होती है अभाज्य। क्या होती है? अभाज्य। अभाज्य संख्या याद रखिए, क्योंकि आपका शायद 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए बहुत ध्यान से देने की जरूरत है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य क्या होती है? 2। लोग 1 बता देते, 1 नहीं होती, 2 होती है। इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 13। तो ऐसी संख्या जिसका अपने के अलावा कोई फैक्टर ना हो। ठीक है, अगर कोई संख्या इस प्रकार की है जिसका फैक्टर या तो 1 हो या स्वयं हो, ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आपसे पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी 2 होती है। और याद रखिए, जितनी भी अभाज्य संख्या मिलेगी इसके बाद वो सब कैसी होगी? विषम। केवल 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो अधिकतर पूछ रहे हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं जो सम भी हैं और अभाज्य भी हैं, तो यहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जैसे कहते हैं सम संख्या, तो सम क्या होती है? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सम है। इनमें 2 का अंतर होता है। विषम, विषम में कितने का अंतर होता है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनमें भी 2 का अंतर होता है। तो विषम और सम में कितना अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। जबकि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, और 2 के अलावा कोई संख्या अभाज्य सम ऐसी नहीं है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो केवल 2 है। इनमें से कोई ना कोई बात आपको अवश्य पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और भी अधिकतर पूछी जाती है कि जैसे सहवास संख्या क्या है? क्या पूछते हैं? सहवास संख्या, सह अभाज्य संख्या। सहवास संख्या क्या मालूम बेटा? सहवास संख्या ये ऐसी होती है जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। जैसे माना एक 5 है और एक माना 6, तो 5 तो 5 ही हो गया, इसके 2 गुणा 3 कर लें। तो इसमें कोई चीज इसका अगर फैक्टर किया जाए यानी कुछ चीज कॉमन निकाला जाए, तो एक के अलावा इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो ये कैसा है? मतलब सहवास संख्या है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे? जैसे मान लें एक 12 है, एक 12 है, एक 25 है। तो 12 का क्या मतलब? 2 दूनी 4, 3 12, और इसका 25 का क्या? 25। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप कह सकते हैं ये सहवास संख्या है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा और आपको अंदर ले चलता हूं। यहां तो विजिबल तो होगा बेटा? चलिए देखिए, 2 चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। आपके क्लास में जो चल रहा है इसमें एक मासा लासा चलेगा। क्या चलेगा? मासा और लासा। ये मासा लासा क्या होता है, इस विषय में हम आपसे बात करते हैं। देखिए मासा क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान दें। मासा और लासा आपको चलेगा। तो मासा क्या होता है? जो कॉमन होता है उसे मासा कहते हैं, और कॉमन के अलावा अतिरिक्त सब लिख लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। तो जैसे कॉमन मासा और लासा के विषय में जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 है और 6 है, इनका मासा पूछा जाए। क्या पूछा जाए? मासा। तो 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 गुणा 2, और 6 को क्या ले सकते हैं? 2 गुणा 3। तो मासा कितना है? 2 कॉमन है तो 2 मासा हो गया। ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि इसे आपसे पूछा सहवास संख्या कौन सी, याद रखी जाएगा। फिर आप पेपर में मेरे से कहेंगे सर मैंने ध्यान नहीं दिया आपकी बात। अब ये याद देखिए, 2 ये 5 है, ये 2 3 6, तो इसमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं। अब मासा क्या होता है? कॉमन। तो कॉमन क्या है? मासा कितना? 1 आप कह सकते हैं। यदि 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें कि मासा 1 होता है, उन संख्या को सहवास संख्या कहते हैं। सबसे अच्छी परिभाषा ये आपको रहेगी। अधिकतर पेपर में पूछा जाता है कि सहवास संख्या कौन सी है, तो इस पे आप लोगों को गौर देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो सहवास संख्या शायद समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं चाहता हूं कोई क्वेश्चन आपका छूट ना जाए, क्योंकि छूटने से बात अच्छी नहीं रहेगी। तो थोड़ा आप ध्यान दें। सॉरी, चलिए
अच्छा, मासा और लासा के विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। जैसे मान लीजिए 12 है और 18 है, 12 है और आपसे पूछा जाए मासा, तो पहले 12 के टुकड़े करिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 तियां 12, 18 के करिए 2 तियां 6 तियां 18, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसे गुणनखंड करो, तो इसके गुणनखंड भी ये कह सकते हैं आप इसको। तो पहले मासा और लासा के विषय में हम चर्चा आपसे करते हैं। देखिए बेटा, मासा क्या है, मैंने बताया था मासा जो है इनमें जो कॉमन होता है उसे मासा कहते हैं। तो 2 कॉमन आ रहा है, बोलिए यस आ रहा है। 2 आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, बोले आ रहा है। 2 आ रहा, 3 नहीं आ रहा है, तो फिर ये मासा हो गया। यानी आप कह सकते हैं 6 इसका मासा है, ठीक है। अब बात करते हैं लासा की। तो लासा बेटा क्या होता है, कॉमन एक बार बाकी सब लिख लें। जैसे देखे कॉमन है, बोले है। 2 कॉमन नहीं है तो लिखो, 3 कॉमन है तो लिख लिया, 2 आ रहा 3 नहीं है तो सब लिखे, यानी सब लिख गए, कोई बचा तो नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं, लासा। 2 दूनी 4 और 9 चौक 36, यानी 36 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसे शॉर्ट में एलसीएम, उसको एचसीएफ भी कहते हैं, ठीक। तो ये लासा मासा आपको शायद समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस पर भी आपको एक सवाल आना चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। जैसे कि देखिए क्या होता है, जैसे मासा है और अगर लासा की गुणा करा दें, मासा और लासा की गुणा करा दें, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर क्या होता है, मासा गुणा लासा होता है। बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मासा और लासा की गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। यानी यहां से हमें एक फायदा हो सकता है कि अगर 3 बातें दी जाएंगी तो चौथी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखें, मान लीजिए मासा को हमने मान लिया है, लासा को मान लिया है, इसे मान लिया पहली संख्या और इसे मान ले दूसरी संख्या है। आपको मासा चाहिए, मान लो एच चाहिए, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, एल। यानी 2 संख्याओं के गुणनफल को लासा से आप डिवाइड कर दे तो आपका मासा निकल आएगा। आपको जरूरत अगर लासा की है तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे एच। आपको जरूरत अगर मान ली दूसरी संख्या की है तो ए बी बराबर क्या एल एच है, तो एल एच यहाँ कर दी, ए इसके नीचे आ जाएगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि 2 संख्याओं का लासा, यानी 3 बातें दी जाएं तो लासा मासा या मासा लासा या पहली संख्या दूसरी संख्या, इनमें से आप निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये तो मैंने आपको बताया जो ऑब्जेक्टिव है या 2 नंबर का सवाल जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैं आपको समझा रहा था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए √2 या √3 या √5 एक अपर में संख्या है। ये आपको प्रूफ करना, अधिकतर इस पे आपको ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, जैसे किसी ने कहा √3 मान लिया, अधिकतर √3 की आती है। √3 एक कई संख्या अपर में दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे माना √3 एक पर में संख्या है। हमने मान ली कि √3 एक पर में संख्या है जिसका मान है p बटे q के बराबर √3, ठीक है। यहाँ p बार q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ समझते हैं आप लोग, कॉमन। यानी देखिए, आपसे पूछो, मैंने बात आपको समझाई, ध्यान दीजिए। वास्तविक संख्याएं और आभास संख्या और मासा लासा, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैं आपको देखिए पूरी जब किताब आपको करानी है तो बहुत छोटे छोटे स्तर पे नहीं जा सकते। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कोशिश करेंगे आपका जवाब दिया जाए। तो माना ये एक परमेय संख्या है जिसका मान क्या, p बटे q के फॉर्म में p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त खंड नहीं है, ठीक है। एक के अतिरिक्त, ठीक है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ चाहे यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख लें, कोई गुणनखंड नहीं है।
कोई गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। ठीक है, यानी इसमें कॉमन अगर हो सकता है तो एक कॉमन होगा, एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं होगी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, तो इसको थोड़ा सा p बटे क्यू बराबर कितना, √3 है बेटा। तो यहाँ हमारा तय क्या है कि यहाँ p और q में कोई उभयचर गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त, और ये एक परमेय संख्या है जिसका मान p बटे क्यू के फॉर्म, p और q में कोई चीज कॉमन नहीं है। दोनों तरफ वर्ग करा लीजिए, p² बराबर q² बराबर 3 और p² बराबर हो जाएगा 3q²। ठीक है, जब 3 यहाँ आ रहा है इसका मतलब p² 3 से डिवाइड है, क्योंकि pq में तो कोई चीज कॉमन है ही नहीं। p² 3 से कैसा है, भाज्य है, कैसा है, भाज्य है, अतः p भी 3 से भाज्य होगा, p भी 3 से भाज्य होगा। बात सही है, तो p भी 3 से भाज्य है। ठीक है, माना अगर आपने भाग किया, माना आपने भाग इसको इससे भाग किया p के लिए 3 से, तो माना 3r आता है, तो कुछ तो डिवाइड करने पाएगा, तो या 3r लिख लीजिए, i² बराबर 3q², ये 9r² हो गया बराबर 3q², 3 से डिवाइड कर दे 3r² बराबर कितना हो जाएगा, q²। अब एक बात बताइए, आपको मालूम है पी क्यू में कोई चीज कॉमन नहीं, ये तो हम आपको कई बार चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं। यहां से एक बात करें, नोटिस समझने वाली बात ये है, एक बात बताइए आप लोग, पी क्यू में कोई चीज कॉमन नहीं, ये बात सही है। 3 यहाँ आया तो 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए q² 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा, अतः q भी 3 से भाज्य होगा। अब बात क्या तय होगी, देखिए ध्यान दें, ये सवाल लॉन्ग में आएगा, इसलिए आप ये मत कहिएगा कि सर समझ में नहीं आया। √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना आए। तो माना √3 एक परमेय संख्या है जिसका मान p बटे क्यू के फॉर्म में है, जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक तो कॉमन हो सकता है, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। ये वाली बात समझ में आ गई, बस यही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। तो ये वाली बात ले ली, यहाँ 3 है तो 3, जब इसमें पी क्यू में कोई चीज कॉमन नहीं है तो 3 इससे पी का टच, पी को डिवाइड कर सकते हैं, पी को डिवाइड किया 3 से भाज्य था, ये भी 3 से भाज्य। जब कोई किसी के भाज्य होता है कुछ तो शेष आता है, यानी डिवाइड में कुछ रहता है, रिमाइंडर होता है, तो माना वो 3r, इसको डिवाइड करने पर 3r आता है, तो यहाँ 3r हमने लगाया 9², ये 3 से कट गया 3r², बस यही लिखना सिंपल होता है। अब q² भी 3 से भाज्य होगा, सीधी सी बात है, तो q भी 3 से भाज्य होगा, जबकि आपने यहाँ तय किया था कि p q में कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन आपने देखा p और q में 3 कैसा हो गया, कॉमन हो गया, अर्थात ये चीज गलत है। ठीक है, लेकिन यह गलत है, ये गलत है, क्योंकि p व q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर से ध्यान दें आप लोग, देखिए मैं ये समझाना चाहता हूँ बेटा, है क्या है ये कि कोई पूछेगा कि आपसे √3, √4, √5 या √7 की एक परमेय संख्या है या नहीं है, तो आप क्या करें, इसको परमेय एक मान लें। वैसे परमेय तो है, दिखाना ही आपको, मान लिया ये परमेय है जो p बटे q के फॉर्म में, और यहाँ आपने ले लिया कि साहब p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं, एक के अतिरिक्त तो ये वाली बात हो गई। हाँ क्यों, अब यहाँ लिख दें पी क्यू में कोई चीज कॉमन नहीं तो 3 जो है उसको डिवाइड कर देगा कि, तो पी को भी डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब 3 से ये पी कट रहा है तो पी बराबर कितना हो गया 3r, तो यहाँ 3r लगा के यहाँ क्या 3 क्यू स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या, क्यू 3 से डिवाइड, यहाँ हम 3 से डिवाइड आता हमारा, ये गलत है क्योंकि पी और क्यूब में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणन नहीं था, अतः हमारा जो मानना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है, अतः √3 एक परमेय संख्या है। अच्छा एक बात में इस चैप्टर में एक चीज और आ सकती है, बात आपको शायद समझ में आई, वास्तविक अभाज्य संख्या, वास्तविक और मासा लासा, ये मैंने आपको समझा दिया। एक टॉपिक इस पे और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अधिकतर इसमें एक चीज पूछी जाती है, या तो √3 या √2 या √5 आएगा, और ये नहीं आया तो फिर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको समझाना पसंद करूंगा कि इसको आप ट्राई करें। देखिए जैसे कोई अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जैसे 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, आपको दिखाना, ये क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि दिखाइए कि 2√3 एक अपरमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताइए, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 की संख्या परमेय, तो वर्ग 4 कैसा परमेय आएगा, √3 कैसी अपरमेय, उसका वर्ग कैसा होगा परमेय। तो परमेय संख्याओं का वर्ग तो परमेय होता ही है, लेकिन कभी कभार अपरमेय संख्याओं का वर्ग भी परमेय हो जाता है। तो हम अगर ये मान लें ये परमेय संख्या है, माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जब ये माना ये परमेय संख्या है तो आप जानकार हैं इसका वर्ग तो भी तो परमेय होगा, अतः 2 + √3 का स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर बराबर 2 √3। तो यहाँ ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 3 तिया रह गया, 2 दूनी 4 √ ये 3 हो गया, 4 और 3 7 प्लस 4 √3। ये क्या है, इसका वर्ग कैसा आ रहा, परमेय आ रहा था। हमारा मानना गलत है, हमने गलत बात मान ली। याद रखिए कोई संख्या परमेय होती है तो उसका वर्ग हमेशा परमेय आता है, और अपरमेय का वर्ग तो परमेय हो सकता है, लेकिन परमेय का तो वर्ग हर कीमत पे परमेय होगा। अगर ये संख्या परमेय थी तो इसका वर्ग भी परमेय आना चाहिए। ठीक है, देखेंगे यह एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, जबकि परमेय संख्या का वर्ग सदैव परमेय होता है, अतः दी गई संख्या एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। यहाँ तक आप नोट कर लें, ये आपका पहला चैप्टर फिनिश होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अवगत कराएं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ जिसका नाम है बहुपद। देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद माने होता है बहुत से पद। जैसे एक है चर और एक है अचर, जैसे 2 है, जब चर और अचर को मिला के लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजक। और किसी व्यंजक में चर की घात पूरी और प्लस की होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, बहुपद। अब ये क्या है, बहुपद है, लेकिन ये बात इससे पहले पढ़ाई जाती थी, अब ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। फिर भी चाहो मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में काम कर सकती है। ये क्या है, व्यंजक। किसी व्यंजक में चर की घात कंप्लीट है, पूरी और प्लस की है, तो उसका नाम क्या है, बहुपद। अब है बहुपद की घात क्या होती है, जो इसमें सबसे ज्यादा चर की पावर होती है उसे हम कहते हैं बहुपद की घात। ठीक है,
तो बहुपद की घात कितनी है यहाँ 1। बात समझ में आई। तो अधिकतर इसमें पूछा जाता है कि आप शून्य ज्ञात कीजिए, क्या दिखा दिए, शून्य। अच्छा, कभी कभी ग्राफ भी दे देते हैं, जैसे माना कोई इस प्रकार से ग्राफ दिया है ऐसे करके, तो एक्सेस को कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह, तो शून्य को संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यानी x का मान यहां, यहां और ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x के मान प्राप्त होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम शून्य कहते हैं। तो आपको मालूम है जो x की वैल्यू होती है उन्हें शून्य कहा जाता है। एक x का मान ये है, एक x का मान ये, एक x का मान ये है। तो पूछ सकता है शून्य कितने, तो आप बता सकते हैं शून्य 1 है। जैसे मानना कोई ग्राफ इस प्रकार से चला जाए तो शून्य कितने हैं, शून्य कोई नहीं है, क्योंकि जब तक x को कट नहीं करता शून्य नहीं माने जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ कोई शून्य नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है, जैसे आपने देखो शून्य, शून्य कहते किसे हैं, इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसे x² + 5x + 6 है, x² + 5x + 6 है, इसको आप फैक्टर करिए। यहाँ 1 लिखा है, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6। अब यहाँ क्या कॉमन है, x + 2, और यहाँ 3 कॉमन है, x + 2, x + 2 और x + 3। तो x + 2 को 0 के बराबर दिखा दीजिए, तो ये -2 हो गया, x + 3 = 0, x का कितना हो गया, -3। इन्हीं को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। दो घात समीकरण, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, खास अंतर ये होता है उसमें बराबर मौजूद होता है, इसमें बराबर मौजूद नहीं होता है, बस इतना सा अंतर है। और दोनों ही बातें लगभग एक ही जैसी हैं। तो आप घबराइए मत, आपको इसमें एक बात पूछी जा सकती है कि शून्य को संख्या कितनी है, तो जितने एक्स एक्स पे कट हो रहे हैं वो शून्य की संख्या अगर ग्राफ दिया जाए तो। अदरवाइज जिसे कोई फैक्टर दिया जाए, शून्य पूछे जाए, तो इस प्रकार से आप एक्स के मान निकाल भी सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जनरल समीकरण जो होती है वो होती है x² प्लस bx प्लस सी प्लस bx प्लस सी, ये जनरल समीकरण है। माना इनके जो शून्य है उसे हम अल्फा बीटा कह दें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। ये ऐसा पूछा जा सकता है कि शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। ऐसा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये शून्यकों को निकालने और उनके आपस में संबंध जो है को निर्धारित करता है। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इस पर आप ध्यान देंगे। अगर आपसे ये बात और भी पूछ सकता है कि ये शून्यक है या नहीं है, तो शून्यक होने के लिए क्या करें, कोई वैल्यू, जैसे ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसलिए इन मानों को क्या कहते हैं, शून्य कहा जाता है। तो ये भी इसका शून्य का यहाँ मान लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, शून्य कहा जाता है। ठीक है, मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। इसी के साथ हम लोग अब अगली एक्सरसाइज जिसका नाम है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा, बेटा कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो फिर आपका नहीं चल पाएगा। अभी तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमारी ये समस्या है। तो देखिए, अगला है आपका 2 चर रैखिक समीकरण। अब 2 चर रैखिक समीकरण आप तो समझते हैं क्या होती है। तो देखो, ज्यादा माथापच्ची में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको 2 बातें याद कर लीजिए कि 2 चर रैखिक समीकरण क्या होती है। इसमें 2 चर होते हैं और एक घात होती है, उसे क्या कहते हैं, 2 चर रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी भी करना पड़ेगा। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो भी समझा दी जाए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए आपको इसमें ध्यान बहुत देना है। चलिए देखिए, 2 चर रैखिक समीकरण होती क्या है। जैसे आपने देखा है x और y 2 चर हैं। अब जैसे लिखा है 2x + 5y = 8, तो ये चर तो 2 हैं x y, इनकी घात कितनी है, 1, और 1 1 जुड़ता है तो 1 ही रहता, 2 नहीं होता। गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़ में घातें नहीं जुड़ती हैं। तो आप कह सकते हैं इसकी घात कितनी है, 1। इसे हम क्या कह सकते हैं, 2 चर रैखिक समीकरण। क्यों, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, सो यू कैन से दैट दीज आर द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। थोड़ा सा अंग्रेजी को हिंदी में बात करते हैं।
मैंने कहा ये चर दो हैं एक्स और वाई, ये प्लस हो रहा है तो घाते प्लस नहीं होती, घाते तो एक ही रही और बराबर मौजूद है, इसलिए इसे हम समीकरण कहते हैं। तो जिसमें दो चर होते हैं, एक घात होती है और बराबर मौजूद होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दो चर रैखिक समीकरण। इसके कितने हल होते हैं पर्टिकुलर, तो इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। दो चर रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, बहुत ध्यान दीजिए, जो 20 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो यही होंगे कि दो चर रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक। अब आप नहीं माने अनेक कैसे हल कैसे होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए यहाँ 10 है, एक्स का मान 5 ले लीजिए, वाई का 0 ले लीजिए, तो एक्स 5 से 5 दूनी 10 और उसका 0 लो तो 10 आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। आप चाहें तो इसकी मान ले लें, आप 5 इसका ले लें, मान लीजिए 10 ले लो, 10 दूनी 20 और इसकी ले लो वाई बराबर -2, फिर 10 आ गया। अच्छा ऐसा करो, इसकी ले लो 4 पंजे 20 यहाँ ले लो, मान ली -5, तो ये 10 हो गया, तो फिर आगे। तो दो चर रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, एक हल होता है, अनेक हल होते हैं, सॉरी, दो चर रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, जबकि एक चर रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, एक। जैसे लिखा है x + 4 = 0। ध्यान दें, ध्यान, थोड़ा समय का अभाव है, मैं सोच रहा हूं कि आपको किताब करा दी जाए आज। तो जैसे देख रहे हैं आप x + y = 4 और x 2x + y 5y = 10 है, तो इसमें x का मान, जिसमें क्या इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि पूछा जाए कि इसके कितने हल होते हैं, तो इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और इसके कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। इसमें x का मान -4 लाओ तभी 0 आएगा, और दुनिया की कोई वैल्यू लगा देंगे तो वो 0 नहीं आएगी। तो एक चर रैखिक समीकरण का मात्र एक हल होता है, जबकि दो चर रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब इसमें एक बात और पूछी जाती है, वो मैं और आपसे इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आपको दो समीकरण दी जाएंगे, जैसे दिया x + y = 8 है, x - y = मान लीजिए 4। ये आपको दो समीकरण आपस में हल करना। हल करने की दो विधियां होती हैं, एक होती है विलोपन विधि और एक होती है प्रतिस्थापन विधि। एक कौन सी विधि है, विलोपन है, और दूसरी कौन सी, प्रतिस्थापन। विलोपन कौन सी होती है याद दें, और प्रतिस्थापन कौन सी होती है। इस वाली समीकरण मान लीजिए एक समीकरण है, ये वाली आपकी दूसरी समीकरण है, इससे x या y का मान लगा के इसमें लगा दें। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर वो क्या होता है, अगर आप ऐसा करेंगे, जैसे यहाँ मान लो एक समीकरण ये, दूसरी ये, इसमें से x या y का मान लगा इसमें लगाएंगे तो x या y का मान आ जाएगा, और एक मान आने के बाद फिर किसी में लगा दें तो वो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, ये जो है ये हमारा जो कहलाएगा समीकरण का हल होगा। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको अवगत करा रहा था, ये दो समीकरण आपको दी जाएंगी जिनको हल करना है। एक तो होती है विलोपन विधि, दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रतिस्थापन क्या होती है, जैसे मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 से x - 2 से ले लें, x - y = 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + y। एक से मान निकाल देते हैं, दूसरे में लगा देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखिए x का मान है 4 + y = 8, तो 2y बराबर हो जाएगा 8 - 4, 2y बराबर हो जाएगा 4, y बराबर हो जाएगा 2, लेकिन y का मान 2 है। तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में। पहले जरूरत है कि x का मान जिससे निकाले उसमें ना दूसरे लगाए, y का निकाले तो दूसरे में लगाना दूसरे में, लेकिन एक बार आने के बाद फिर ये जरूरी नहीं आप किसमें मान लगाएंगे। तो कहीं लगा दीजिए, x + y = 8 है और इसका मान आपका 2 है, बराबर 8, और x बराबर आ जाएगा 8 - 2, यानी x बराबर हो गया 6। तो ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। इसके द्वारा आपको निकालना है x और y का मान, आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि गुणांकों को बराबर करके, गुणांक का विलोपन विधि तो इससे ये कट रहा है, ये 2x बराबर हो जाएगा 12 और x बराबर हो जाएगा 6। अब ये मान आ जाए फिर ये कहीं लगा दो, और याद रखिए जोड़ने पर क्या विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर होता है, और समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर ऐसा होता है। इस प्रकार से आपको
इस पे कई आपको वर्ड प्रॉब्लम भी रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मैं चाहूँगा कि आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएँ। अच्छा, इस पे ग्राफ भी आता है, ग्राफी विधि भी इसमें पूछी जाती है, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अच्छा, एक चीज इसमें और होती है, जैसे एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ध्यान दे बेटा, ध्यान दे इधर। दो समीकरण है, आपसे पूछ सकता है कि निकाय का हल कैसा है। निकाय का हल कैसा है? तो अगर a1 बराबर a2 बराबर नहीं आए b1 बटे b2 तो निकाय का हल कैसा? अद्वितीय है। कैसा हल है? अद्वितीय, मतलब एक हल है। अगर आपको आ जाए a1 अपान a2 बराबर आ जाए b1 अपान b2 बराबर नहीं हो c1 अपान c2 के, तो निकाय का कोई हल नहीं। कैसा है? कोई हल नहीं है। अगर बेटा ये तीनों बराबर आ जाएं, ये तीनों बराबर आ जाएं तो c1 बटे c2 तो निकाय के कैसे हल है? अनेक हल है। अधिकतर पूछा जाता है कि निकाय का हल कैसा है, तो याद रखिए। अच्छा, एक बात और ग्राफिकली भी पूछ लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा? एक बिंदु पे ऐसे काटेगा। तो अगर पूछ सकता है ग्राफिकली ये कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग ध्यान दें। इसको क्या है? एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या है? रेखाएं कैसी आती हैं? जैसे ट्रेन की पटरी होती है, कैसे? समांतर, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है। और इसमें क्या होगा? रेखा पर रेखा, यानी कि संपाती। कैसा होगा? आएगा, ध्यान रखें। ये कैसा है? संपाती रेखा पे रेखा है और समांतर रेल की पटरियों की तरह आ जाए तो कैसा? कोई हल नहीं है। रेल की पटरियां चलती जरूर साथ हैं लेकिन मिलती नहीं है, और एक बिंदु पर यानी एक बार मिलेगा। तो इस प्रकार से। हाँ, एक चीज और है, कभी पूछते हैं एक नंबर का वाला, बहुत ध्यान रखिए, संगत है तो ये संगत है, संगत का निकल आए तो संगत है, ये कैसा? असंगत है। असंगत है, ये कैसा है? ये वाला भी संगत है, ठीक है। तो इसमें से आपको एक सवाल अवश्य मिलना चाहिए। चलिए मैं इसी क्रम में एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देता हूं। जैसे दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना? 26 है। दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है बेटा? 26 कहा गया है। दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है? 26 है, और एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर बड़ी। सवाल ने क्या कहा? इनका अंतर कितना है? 26 है। जब अंतर 26 है तो बड़ी में से छोटी और घटा दें तो आंसर कितना? 26 बचना चाहिए। इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो बड़ी वाली 3 गुनी होगी, यानी 3/। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। मैंने कहा था कोई एक विधि लगा दो, चाहे प्रक्षेप विधि, चाहे वो विलोपन विधि, और चाहे आप लगा सकते हो प्रतिस्थापन विधि, कोई एक विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यह आप सीधा सीधा लगा दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए। ये 3y है, ये -y है, बराबर 26। तो 2y बराबर कितना? 26, और y बराबर 26 से डिवाइड होगा तो रह गया 13। यानी दूसरी संख्या कौन, छोटी संख्या कौन सी है? 13। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। तो x - 13 बराबर कितना है? 26 है। तो x बराबर हो जाएगा 26 + 13, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 39। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस एक्सरसाइज पर
बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस एक्सरसाइज में बेस्ट समझते हैं, आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से देंगे। और अगर कोई समस्या अगर आपको दिख रही है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर कीमत पर वो क्वेश्चन बताया जाएगा जहां तक संभव हो सकेगा। तो चलिए आगे मैं बात करूं। अब आगे आपका शुरू होता है द्विघात समीकरण। कौन सा होता है? द्विघात समीकरण। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जैसे लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब किसी में बराबर होता है तो उसका मतलब होता है वो समीकरण होती है जिसमें बराबर लगा है, तो ये फिर इसकी घात कितनी है? 2 है, तो इसलिए इसका नाम क्या? द्विघात समीकरण। तो इसके कितने मूल होते हैं? 2, एक अल्फा एक बीटा, 2 मूल है। जो बहुपद में कर रहे हैं वही इसमें करना पड़ेगा, कोई खास चीज नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये लगभग बहुपद और द्विघात समीकरण एक होती, फर्क सिर्फ इतना है कि एक में क्या होता है? बराबर होता है, और एक में बराबर नहीं होता है। तो ये द्विघात समीकरण है, इसमें 2 मूल हैं, 2 हल हैं, 2 शून्य है, कुछ भी कह सकते हो, माना अल्फा प्लस बीटा है। तो आपको एक आ सकता है शून्य ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो। तो शून्य मूल का मतलब है इसके फैक्टराइज करके एक्स के मान बता दो, उन्हीं को शून्य भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, हल भी कहते हैं, बात सब एक ही है। या अगर मान लीजिए बहुपद होता, उसमें शून्य कहते, उसमें बराबर नहीं होता, इसमें बराबर होता है, इसलिए इनको, ठीक है। अच्छा दूसरा ये है, तो ये शायद समझ गए होंगे कि इसके शून्य के हल निकालने का तरीका, इसके फैक्टराइज करके एक्स के मान बताना, वही शून्य कहलाएगा। मैंने ये आपको भी बताया था, बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान होता है, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सी अपान होता है, ठीक है। अच्छा इसमें से अधिकतर एक बात और पूछते, मूलों की प्रकृति बताओ, मूलों की प्रकृति बताओ। एक वर्ड होता है डी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विभक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विभक्त कर है। अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा मतलब कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए। अगर नेगेटिव आ जाए तो इसके रूट्स कैसे होंगे? इसके मूल जो इसके हल जो होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। कैसा होगा? वास्तविक नहीं होंगे। अब डी का मान अगर आ जाए 0 आ जाए, या 0 से बड़ा आ जाए, या 0 के बराबर आ जाए, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। तो मूल कैसे हैं? वास्तविक। अब कोई चीज वास्तव में है तो उसे आप छू के देख सकते हैं, पहचान के देख सकते हैं, छू के देख सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो ये अगर वास्तविक है तो वास्तविक कंडीशन 3 प्रकार की होती है, ठीक है। क्या प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगर डी का मान 0 आ जाए तो वास्तविक तो होंगे ही, ठीक है। साथ साथ मूल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। डी का मान जैसे मान लीजिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 किसी नंबर का वर्ग आ जाए तो वास्तविक तो है ही, वास्तविक तो है ही, साथ साथ असमान होते हैं, और मूल कैसे होते हैं? परमेय होते हैं, ठीक है। अगर डी का मान मान लीजिए 2 है, 3 है, 7 है, किसी का वर्ग ना हो तो वास्तविक तो होते ही हैं, साथ साथ असमान भी होते हैं, और मूल कैसे होते हैं? अपरमेय होते हैं। कैसे होते हैं? अपरमेय। बात समझ में आई? तो इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट, आपको द्विघात समीकरण दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा मूल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। आपको फैक्टराइज करके मूल हल या शून्य ज्ञात कर सकते हैं। मूलों का योग पूछ सकता है तो ये मूलों का योग हो गया, गुणनफल पूछे तो ये हो गया, विभक्त कर पूछे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ये भी कह सकता है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल हो गए उसकी। अच्छा पूछे प्रकृति ज्ञात कर दो, डी निकालें, डी निकाल के ये देख के बता देंगे मूल कैसे हैं। 0 छोटा है तो आप कहे मूल वास्तविक नहीं है, डी 0 या 0 के बराबर है, बड़ा है तो आप मूल वास्तविक कह सकते हैं। वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें। जैसे अगर आपसे कोई पूछता मूल ज्ञात करो, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। चलिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, यहाँ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 कर मूल या हल ज्ञात करो। तो यहाँ कितना 10, 1 1 10 10 सेकंड 10 और 5 दूनी 10, तो माइनस के 5 प्लस के 2 10 हो गए, यानी गुणा इसके बराबर आनी चाहिए
और इसमें x कॉमन है x माइनस 5 और यहाँ प्लस 2 कॉमन है x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 एक में लिख लीजिए, x प्लस 2 एक में लिख लीजिए बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना -2। इन्हीं को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, हल कहते हैं या फिर शून्यक कहते हैं। आपको ये भी आ सकता है इनके मूल ज्ञात करके इनके संबंध बताइए। मतलब संबंध का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इन मूलों को आप अल्फा बीटा कह सकते हैं। अल्फा बराबर मान लीजिए 5 है, बीटा बराबर मान लीजिए -2 है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? अब देखें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा के 5 और -2 बराबर 3 हो गया और यहाँ सूत्र देख रहे हैं -3 है। तो अगर इसमें आप चाहें तो ये कह सकते हैं -3/1। इसके का क्या मतलब है? -3 ये b का मान हो जाएगा, इसका मान a है, ये माइनस, ये फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। ये आपको सवाल हो सकता है, ये समीकरण के आप मूल ज्ञात कीजिए तथा इसके गुणांकों के भी संबंध स्थापित कीजिए। 5 नंबर में सवाल आ सकता है, आप वो ध्यान दें। तो इसका मतलब है कि ये हमने मूलों का योग और गुणांकों में ये संबंध होता है। दूसरा जैसे कर रहा है अल्फा बीटा रहा, तो अल्फा कितना है 5 है और बीटा कितना -2 और -10 हो गया। इसको आप ही कह सकते हैं -10/1 और -10 का मान किसका? c का है। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया? c/। ये ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक सवाल मैं समझता हूँ और इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें। अधिकतर पूछते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए, मूलों का योग 0 है या एक मूल -2 है तो p का मान बताइए। याद रखिए जब कोई किसी का मूल होता है तो वह उसमें आप उसका मान रखाएंगे तो फिर वो आंसर 0 देगा। तो इस प्रकार से किसी दूसरे मूल को आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई ये भी कह सकता है कि मूल समान है तो मतलब इसके मान बताइए, उसके मान बताइए। इस प्रकार से सवालों को पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस बात को बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे मैं आपको एक अगला सवाल बताना चाहूँगा, 2x² - 8x आपको दिया है। यहाँ पर ये लिखा है 2x² - 8x, 2x² कहाँ गया? 2x² - 8x कहीं लिखा तो था। 2x² - 8x प्लस c बराबर 0। इसके मूल कैसे बराबर? के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं। तो आप c का मान बताइए। तो मूल बराबर है तो d बराबर कितना हो जाएगा? 0 या b² - 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0। आप यहाँ पे कह सकते हैं b की जगह कितना? -8 है, स्क्वायर -4, a की जगह कितना है? 2 और c की जगह कितना है? c है बराबर 0। 8 × 2 64 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 और इधर ले आइए 8c और c बराबर 8 × 2 64 यानी 8। c का मान कितना हो गया? 8। याद रखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अधिकतर इसमें पूछा जाता है। c का मान आप ज्ञात कीजिए, ये सवाल बहुत पूछा जाएगा और अधिकतर ये पूछा जाता है समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। तो आप d का मान निकालें, विभक्त कर निकालें। विभक्त कर निकालने के बाद अगर मूल कैसे होते हैं इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो मूल बराबर वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बात और याद रखिए, अधिकतर पूछते हैं कि m का मान बताइए मूल बराबर है, k का मान बताइए मूल बराबर है। अच्छा, ये भी कह सकता है कि माना एक समीकरण, एक आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दे कि एक मूल 2 है तो k का मान बताइए। जैसे दिया x² - kx - 8 बराबर 0। यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया है x² - kx - 8 बराबर 0। आपको क्वेश्चन ये दिया है तो आपको कह रहा है एक मूल 2 है, एक मूल 2 है। देखिए बेटा, जब ये 2 मूल है तो उसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, यानी ये मान रखने पर 0 करेगा। तो 2 का स्क्वायर -k × 2 - 8 बराबर 0। ये 4 हो गया -2k - 8 बराबर 0। ये आपका रह गया -2k - 4 बराबर 0। -2k बराबर कितना हो गया? 4 और k बराबर हो गया -2। तो इस प्रकार से एक मूल देकर दूसरे k का मान, या फिर ये कह सकता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर हम आगे आपको बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब अपना है नया चैप्टर, इसका नाम है समांतर श्रेणी। देखिए बेटा, समांतर श्रेणी क्या होती है? समान अंतर की सीढ़ी, जैसे घर के नहीं गांव में होता है, जो सीढ़ी लगी होती है डंडे बराबर दूरी पर लगे होते हैं,
तो समान अंतर के डंडे होते हैं, समान अंतर की दूरी होती है। तो ऐसे पद जिनमें अंतर समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। लाइक है जैसे मान ली कहीं लिखा है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, आप देख रहे हैं इनमें अंतर कितना 2-2 का है, चाहे बढ़ रहे हों चाहे घट रहे हों, लेकिन अंतर समान है, इसलिए इन्हें कहा जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, इस समांतर श्रेणी में मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार से पहला वर्ड होता है ए। ये क्या ABCD का पहला वर्ड होता है, अंतर माने डिफरेंस यानी डी, तो ये डी बढ़ गया तो इसको A+D कह सकते हैं, A+2D कह सकते हैं, A+3D कह सकते हैं। इस प्रकार से श्रेणी को ज्ञात किया जाता है। माना पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये कौन सा पद है, चौथा, ये चौथा पद आपको दिया है A+3D। इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं A+4 - 1 × D, तो आपका फार्मूला हो जाएगा A+n - 1 × D। ये आपके लिए एक फार्मूला है। ये फार्मूला जो किस काम में आता है कि कोई पद दिया जाए या आपको 4 चीजें होती हैं, पदों की संख्या और अंतर और पहला पद, तो इन 4 चीजों में कोई चीज एक नहीं दी जाएगी तो वो उसके द्वारा निकाली जा सकती है। ठीक है, तो यहां से आप शायद समझ गए, जैसे 11वां पद निकालना है तो 11 क्या हो, A+10D। एक डी कैसा होता है, कम होता है, एक डी कम होता है, आप ध्यान दीजिए। और 11वां पद निकालना है तो ये प्लस कितना हो जाएगा, 10D। ठीक है, अच्छा कोई बात, एक बात और भी कह सकते हैं, जैसे श्रेणी माना लास्ट में पद इसका L है, अब कोई पूछे अंत से पद, अंत से पद पूछे तो पहला पद क्या हो जाएगा, L। अंतर श्रेणी पलट गई, ऐसी थी ऐसी हो गई तो अंतर के -D हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा L - n - 1 × D। मान लीजिए कोई श्रेणी है उसमें 11 पद है, 11वां पद पूछा जाए तो अंतिम पद भी तो L बराबर भी फार्मूला हो सकता है A+n - 1 × D। तो ये फार्मूला कब लेगा, अंतिम पद निकालें। ये कब, जब शुरू से कोई पद निकालें, मतलब पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, और ये है अंत से पीछे से पद गिने, तो ये वाला फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, इसके साथ अगर कोई योग पूछता है कि इन नंबर का योग कितना होगा, इस प्रकार से चाहिए, तो SN बराबर फार्मूला होता है n/2 2A + n - 1 × D। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको A+A कर ले +n - 1 × D, और इस चीज को पता आपको L कहा जाता है या AN भी कह सकते हैं। तो ये नया फार्मूला बन गया AN बराबर A+L। तो ये हमारा, ये भी लगा सकते हैं योग में फार्मूला, और ये वाला भी फार्मूला योग के लिए लगाया जा सकता है। तो किसी पद को निकालने का फार्मूला शुरू से ये, अंतिम ये है, अंतिम पद ये है, और अगर कोई योग निकालने के लिए या फिर ये लगाने या फिर आपको ये पद आप लगा सकते हैं। इसमें भी मैं आपको 2-3-4 क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगा। मैं समझता हूँ ये बढ़िया एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें से अधिकतर सवाल आपसे पूछे जाते हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे कैसे देखें आप। जैसे दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन है -5, -1, 3 और 5 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या है, माइनस क्या है, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। -5 हाँ का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर कितना होता है, D, सार्वंतर D निकालना है। तो फार्मूला का A2 - A1 हो सकता है, यानी -1 और -5। अब फार्मूला क्या +5 हो गया, अंतर कितना हो गया, 4। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको अधिकतर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये है 10वां पद ज्ञात किया ना बेटा, 10वां क्या है बोलना जरा, √2। अच्छा, A बराबर कितना है, √2 है। D बराबर, अंतर इसमें से घटाइए, 2√2 में से 1√2 चला जाएगा। माना 2 आम घर पे थे, 1 आम खा लिए, तो क्या रह जाएगा, ये काम ही तो रह जाएगा। हाँ, अब क्या चाहिए इसमें, 10वां पद, n बराबर 10। तो ये फार्मूला होता है n बराबर A + n - 1 × D। ये कितना है, √2 है, n है 10 - 1 और D का मान है √2। ये √2 यहाँ हो गया और ये 9 रह गया, 9 √2 ये आ गया।
और 1√2 9√2 कितना हो गया 10√2। आप बता सकते हैं 10वां पद कितना आएगा 10√2। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें से मैं एक सवाल आपको और बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ उसे क्वेश्चन को आना चाहिए, और अधिकतर वो उस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन कह सकता है, मान लीजिए 9k + 2k, ये बोलना बेटा, ऊपर वाला बोल दो, 2x प्लस क्या है x के किस मान के लिए 2x हाँ 2x बना x प्लस 8 हाँ तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में 3x + 1। देखिए आर इन एपी, एपी मतलब अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी में है। जब एपी में है तो इनका अंतर कैसा होना चाहिए, सीधी बात है बराबर होना चाहिए। देखो बेटा, तो अंतर कैसा होना चाहिए बराबर, तो इसमें से इसे घटाएं और इसमें से किसे घटाएं, इसे, तो ये कैसा होना चाहिए बराबर, क्योंकि समांतर श्रेणी में अंतर बराबर होना चाहिए। अब देखें x + 8 - 2x 3x + 1 - x - 8, सही है। ये रह गया 8 - x और ये रह गया 2x - 7। ऐसा करिए 7 इधर ले आइए, ये 2x ये x इधर कर लीजिए, तो ये 15 बराबर कितना हो गया 3x, x और 3 बन जाए 5, x का मान कितना होगा 5। तो अधिकतर k का x का ये मान आपसे इस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए एक प्रकार का क्वेश्चन आपको और आ जाता है, इसलिए मैं आपसे और बताना चाहूँगा। इसलिए कौन सा पद 210 है, कौन सा पद 210 पढ़ना बेटा क्या है 21 बोले हाँ 43 कौन सा पद 210 है, कौन सा पद, तो ये बराबर कितना है 21 है और डी बराबर कितना है 42 में से 21 जाएगा तो आपका 21 रह जाएगा। और कौन सा पद पूछा है, कौन सा यानी एन पूछिए, कौन सा पद निकालना है, उसकी वैल्यू कितनी है 210, उसकी वैल्यू 210 कौन से नंबर पे आ रहा है ये बताइए। तो आपको फार्मूला मालूम है, ए एन बराबर होता है ए + n - 1 × डी। तो ये कितना दिया 210 दिया, ए की वैल्यू 21 है प्लस n - 1 और डी की वैल्यू भी 21 है। तो 210 ये हो गया 21 + 21 n - 21, ये 21 21 कट गया, इसे से भाग कर लीजिए आप, 21 बराबर n बराबर 10 पद, 10वां पद कैसा है 10वां पद क्या है 210 है। तो इस प्रकार, अच्छा इसमें योग भी जा सकते हैं, अधिकतर आपको योग पूछ लेते हैं कि आप बताइए योग बता दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अगर योग भी पूछे तो आपको सादा सवाल होगा, आप उसमें से योग के विषय में जा सकते हैं, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि योग में भी आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। और जैसे माना 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं हैं, कोई क्वेश्चन दिया है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। अब देखिए थोड़ी कोशिश करता हूं मैं समझाने, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। अच्छा एक बात बताओ, 3 अंकों वाली संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है बताइए। 3 अंकों में बेटा सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की 100 में एक कम करो 99 2 अंकों की रह जाएगी। तो 3 अंकों की संख्या का 100 हुई, और दूसरी कौन सी 99, एक बढ़ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। अब किससे डिवाइड हो, किससे डिवाइड होना है इसको, मैंने क्या बताया था किससे डिवाइड होने की मैं बात कर रहा था अभी, 7 से भाजो। अब 7 से भाग करिए, ये कम नहीं बढ़ तो सकता है, 7 एकन 7 और कितना 3 7 5 35, सबसे पहले होगी 105, अगली 112, इसे 7 से भाग करिए, 7 एकन 7 क्या बचा 2 7 चौक 28 1 7 दूनी 14, 5 बजे 5 कम करो इसमें तो 994। तो देखो मेरी बात फिर से ध्यान दीजिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। कह रहा इससे कम ना हो 3 अंकों से, इससे ज्यादा ना हो, तो हमने कहा 7 से कटे तो 700, इनके बीच 700 कौन सा कटे 105,
112 से इस प्रकार से करता चला जाएगा। पूछ रहा कितने अंक है, ये कह रहा 7 से कटने वाली संख्याओं अंकों से कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। अच्छा विभाज्य संख्याएं पूछी हैं तो पूछी कितनी संख्याएं हैं, तो ये बराबर कितना है 105, डी बराबर कितना 7 इसमें से घटा दें, एल बराबर कितना 900, ठीक है। तो एल बराबर फार्मूला होता है ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 994 हो गया, ये 105 है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 से हल करके आप एन का मान निकाल लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और योग पाक फार्मूला होता तो योग भी आप कर सकते थे, यहाँ तक आप नोट कर लें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसी क्रम में त्रिभुज, वैसे मैं त्रिभुज को कई बार अपने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो, क्योंकि अभी मैं कंप्लीट मैथ की ओर बढ़ने की ओर कोशिश कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं तो आज मैं आपको 7 चैप्टर आज कराता हूँ, 7 में मॉर्निंग में सुबह करा दूंगा। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि पूरा कोर्स आपका हो जाएगा। तो उसमें अगर प्रॉब्लम हो, अगर आपको विस्तार से समझना है तो हमारे चैनल पर एक त्रिभुज नाम से या एक थेल्स थ्योरम है, मैंने इंग्लिश में थोड़ा पढ़ाया उसको सीबीएसई बोर्ड वालों की डिमांड पर, तो आप वहाँ से चेक कर लें, वैसे मैं समझा दे रहा हूँ। थेल्स थ्योरम क्या होती है, जैसे कोई एक त्रिभुज है, इसमें एक लाइन खींची जाए किसी लाइन के समांतर, इस रेखा के समांतर ये लाइन खींची जाए, माना ये त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज आपका ईएफ है। तो ये अगर लाइन इसके समांतर खींची जाएगी तो इनका रेशियो, इसका रेशियो इसके बराबर होगा, यानी ए ओवर हो जाएगा ईवी और यहाँ एएफ बराबर हो जाएगा एफसी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए यहाँ लेंगे तो यहाँ ए बी लेना पड़ेगा और यहाँ ए एफ लेंगे तो यहाँ पूरी बात है यहाँ ए सी आपको लेना पड़ेगा। ये मैंने अपने थेल्स थ्योरम में न्यूमेरिकल के साथ बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझाया है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, ये आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मैंने अपने उसमें जो इम्पोर्टेंट सम है वो भी मैंने अपने सारे कराए। चलिए मैं एक दो इम्पोर्टेंट इसमें ही बात करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। देखें, ये क्वेश्चन आपको दिया है कि दिए गए चित्र में, ये आपको चित्र बना है, कुछ इस प्रकार से चित्र है। ये कह रहा है इस चित्र में एक लाइन है x+3 और 3x+19। यहाँ पर इन्होंने ऐसे करके दिया 3x+19, ठीक है, x+3 सेंटीमीटर और इसका नाम है ABCDE, ABCD और E। आपसे कह रहा है कि ए एक्स है, ये आपकी x सेंटीमीटर है और ये आपको दी गई है इसने 3x+4, ये है 3x+4। ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ इसे आना चाहिए। अब आपसे कह रहा है डी समांतर है BC, तो x का मान बताइए। डी समांतर है BC की, तो x का मान आपसे फाइंड आउट करा है। जब ये इसके समांतर है तो आप कह सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC। इसकी वैल्यू x+3 ऊपर 3x+19 बराबर x/3x+4। कैंची गुणा करा दीजिए, ये 3x² + 19x, इसमें कराइए 3x² + 4x, 3 का कराइए 3 9x + 3 4 12, ये तो इससे कट जाएगा। ये 9 4 कितनी हुई 13, 13x इधर ले आइए बराबर 12 रह जाएगा। और कितना बचा बेटा यहाँ 6x बराबर 12 और x बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आपको आ जाएगा। यानी ये x की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने इस चैप्टर में जो भी थ्योरम्स हैं, चाहे वो थेल्स थ्योरम हो या और कोई क्वेश्चन हो, वो मैंने आपको उसमें करा रखा है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए
अब मैं आपको अपने वादे के अनुसार निर्देशांक ज्यामिति कराता हूँ, और मैं कल, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, मैं आपको मॉर्निंग में उस चैप्टर को करा दूंगा। और ट्रायंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत विस्तार से समझाया, इसलिए आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखें, दो बिंदु हैं, सपोज करो ये दो बिंदु दिए जाएं, माना एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है आपका x2 और y2। इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे उल्टा भी करा सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये बीच की दूरी निकालने का आपके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, माना कि दो बिंदु हैं और इनमें माना ये बिंदु है x1 y1 और ये बिंदु है आपका x2 y2, और ये बीच में कोई बिंदु है m1 अनुपात m2 में, इसको अंतः बांटता है। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये वैसे अंतः के लिए होता है, लेकिन अंतः है का आपके सिलेबस में ये एक्सप्लेन नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ बीच में या प्लस की जगह माइनस हो जाता। अब आपको निकालना है मध्य बिंदु। क्या निकालना है बेटा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है? आपको दो बिंदु दिए जाएंगे, माना एक बिंदु ये है और एक बिंदु बी है। ये बिंदु है x1 y1 और ये बिंदु है x2 y2। इनके बीच कोई बिंदु है, माना वो मध्य बिंदु बीच में है, तो x बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर ये बताइए कि त्रिभुज सररेख हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसमें समझाना चाहता हूँ सररेख क्या होता है। कोई बिंदु अगर एक लाइन में पड़े हैं तो उनके द्वारा कोई क्षेत्रफल नहीं घेरा जाएगा, अर्थात वो कैसे होंगे? सररेख होंगे। तो आप मान लीजिए कोई कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो माना ये तीन बिंदु हैं यहाँ पर, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तो यह लिख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। अगर ये क्षेत्रफल शून्य आ जाए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है? बराबर शून्य है, तो बिंदु कैसे हैं? तो बिंदु कैसे हैं बेटा? तो बिंदु सररेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे अधिकतर पूछी जाती है। अच्छा, एक बात आप और नोट कर सकते हैं, जैसे आप बात करें एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या होता है? y बराबर शून्य। ऑन y एक्सिस बात की जाए तो y एक्सिस पे क्या होता है? x बराबर शून्य होता है। ये बात आप ध्यान में रखना पड़ेगी। चलिए, इसी के बाद में अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए, ये एक्सरसाइज बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसमें से ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आता है, इसलिए आप और थोड़ा ध्यान दें। देखिए, मैं एक बात थोड़ी सी और बताना चाहूँगा आपको। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ तक फिनिश हो जाएगी और मैं आपके लिए सुबह ही कोशिश करूँगा कि मैं आपका एक नया आपको पढ़ाने के बाद पूरा आज सुबह जल्दी से जल्दी आपका ख़त्म कर दूँ। अच्छा देखिए, एक बात बताएं, ये अधिकतर पूछते, जैसे ये बिंदु माना 2,4 है, तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? ये x की दूरी 2 है, तो ये दूरी 2 ही तो हुई। तो y एक्स से दूरी किसकी होती है? x की। समझ रहे बेटा? y एक्स से दूरी क्या होती है? x की। और x अक्ष से दूरी क्या होती है? y की। जैसे देखो, ये कितनी 4 ही तो है। तो पूछे x अक्ष से दूरी, तो याद रखना y की होती है। कोई पूछे y अक्ष से दूरी, तो याद रखना x की होती है। ये मिस्टेक मत करना। जैसे ये पूछे, तो यहाँ पूछे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से
दूरी, तो क्या होगा रहेंगे बराबर 4। ठीक है, बाई x से दूरी माइनस है तो माइनस, प्लस है तो उससे आपका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, आपको सवाल ये कह सकता है कि त्रिभुज का त्रिभुज कैसा है, जैसे माना ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, समद्विबाहु है या क्या है। तो ये 3 बिंदु दिए जाए, इनकी बीच की दूरी आप निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, और तीनों दूरियां बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। और 2 भुजाएं बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं त्रिभुज कैसा, समद्विबाहु है। और अगर मान लीजिए 1-2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं त्रिभुज कैसा है, समकोण है। अच्छा, कभी कभार 4 बिंदु दिए जाते हैं, माना ये 4 बिंदु है ABCD, और कहे कि आकृति दिखाइए, वर्ग है, आयत है, तो आप ये दूरी निकालें, ये निकालें, ये निकालें, ये निकालें, ये निकालें और ये निकालें। अगर चारों दूरियां बराबर आ जाएं तो वर्ग होने के चांसेस हैं, लेकिन विकर्ण भी बराबर हों और विकर्ण बराबर ना हों तो क्या है, फिर वो समचतुर्भुज हो जाएगा। और आमने सामने भुजाएं बराबर हों तो फिर आयत बन जाएगा, विकर्ण बराबर हों। और अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर ना हो तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो आप लोगों को मैंने ये चैप्टर समझाने का प्रयास किया है। देखिए क्या है कि 7 चैप्टर हैं और आप जानते हैं ये कम से कम पूरी साल का मैथ होता है। मैं 2 या 3 घंटे में पूरा मैथ कंप्लीट है, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन आप इतना जल्दी कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ आप सभी बच्चों ने अपना पेपर कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक रिवीजन के तौर पर समझाने की कोशिश की है। आज मैंने आपको 7 चैप्टर करा दिए, कल मैं सुबह आपको बाकी जो रिमाइंडर रह गए 7 चैप्टर वो भी करा दूंगा। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर कहीं भी क्रिएट हो रही है आपको, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें, आप हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे उसका आपका जवाब दिया जाए। थैंक यू। और चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।